जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड सेक्शन एक्सटर्नल सेक्टर। पहले दो सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए एंड ऑलमोस्ट 60% जो बुक का पार्ट है वो दो सेक्शन ही कवर कर रहे थे। और ये जो चैप्टर्स हैं इसके अलावा आपके दो सेक्शंस आई थिंक और बचे हुए हैं। सो we'll start with this external sector and in the external sector the first part international trade। ठीक है। इसके अलावा इकोलॉजी हिस्ट्री की घटना चक्र की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स हम चला कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी आज से घटना चक्र स्टार्ट किया है पैरेलली। और आई दृष्टि करंट अफेयर्स जो कि किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो स्पेसिफिकली, तो वो भी हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, उसका फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट वीडियो उसका पोस्ट हो गया है। सो डू चेक आउट ऑल दीज, क्योंकि जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम में ये सारे ही वो टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं जो आपको अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। और इकोनॉमिक्स भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज देखिए ओनली 200 पेजेस आर लेफ्ट। अगर हम देखें 516 का है ये पूरा, और 317 तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो पूरा 200 पेज बचे हुए हैं। एंड 60% से ज़्यादा जो है वो फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आई थिंक ये जल्दी होगा, बिकॉज मनी एंड बैंकिंग और इन सब में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इसके साथ ही हम ये स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। The first point in the first question in the international trade section, the government of India announced a new scheme Nirvik in the budget for 2020-21. Which of them which of the following sectors of the economy will take the benefit from this scheme? तो जो निर्विक स्कीम शुरू की गई है, निर्यात ऋण विकास योजना, ठीक है, ये जो स्कीम है इससे कौन से सेक्टर को बेनिफिट होगा? तो निर्यात है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म ही पता है तो भी आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जो NIR है, निर्विक है, तो उसमें जो निर है वो आपको शो कर रहा है निर्यात। ठीक है, NI इज फॉर निर्यात, R इज फॉर ऋण, और विक इज फॉर विकास। ठीक है, तो निर्यात ऋण विकास योजना की शुरुआत की गई है, किसके लिए है? एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए। 2020-21 के बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था, निर्यात ऋण विकास योजना। ये इट विल प्रोवाइड द एनहेंस्ड इंश्योरेंस कवर एंड रिड्यूस द प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स। तो जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए प्रीमियम कम करेगा, और जो इंश्योरेंस कवर है उसको एनहेंस किया जाएगा। ये जो स्कीम है इट इज़ एम टू अचीव हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट विद सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स फॉर क्लेम सेटलमेंट्स। ठीक है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स होंगे इसमें क्लेम सेटलमेंट के लिए, तो कुल मिला के ये हेल्प करेगा जो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स या एक्सपोर्टर्स हैं उनको। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, SCRI, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इसके बारे में आपको बताना है। In the context of international trade, supply chain resilience is an approach that helps a country to ensure uninterrupted supply of import in an unexpected situation। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है इसके कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है इट इज़ अ अप्रोच दैट हेल्प्स अ कंट्री टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट इन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो अगर कभी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन राइज कर जाती है तो उस कंडीशन में भी जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है वो कंट्री की मदद करेगा। कैसे? अनइंटरप्टेड सप्लाई, मतलब उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से जो सप्लाई चेन है उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है दिस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ 5 कंट्रीज़ एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो इसमें सही है, ठीक है, कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में सप्लाई इंटरप्ट ना हो इसलिए ये लाया गया है इनिशिएटिव। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें 5 कंट्रीज़ हैं और इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया। तो देखिए इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 कंट्रीज़ हैं। द ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया दे फॉर्मली लॉन्च द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इन अ ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं, इसमें 5 नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इट विल बी जे। ठीक है, तो
इसमें कितनी है, 5 कंट्रीज़ नहीं है, 3 कंट्रीज़ हैं। ये जो मीटिंग हुई थी ये वर्चुअली कंडक्ट की गई थी 27 अप्रैल 2021 को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, SCRI इज़ एन अप्रोच दैट हेल्प्स अ कंट्री टू इंश्योर एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ imports in an unexpected situation. This approach helps a country to ensure that it has diversified its supply across a clutch of supplying nations instead of being dependent on just one of few. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रिलेटेड फॉर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एट प्रेजेंट पीयूष गोयल जी, देखिए अभी तो कैबिनेट चेंज हुआ है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि एट प्रेजेंट जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं वो कौन है, क्या वो पीयूष गोयल जी हैं या फिर कोई चेंज हुए हैं। ठीक है। द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज़ टू मेक इंडिया अ मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड बाय, सो इन्होंने जो टारगेट रखा था वो 2020 तक का रखा था। As per the India's foreign trade policy to 2015 to 20, the long-term vision of Department of Commerce was to make India a major player in the world trade by 2020 and assume a role of leadership in the International Trade Organization, commensurate with India's growing importance. With reference to international trade of India at present, which of the following statement is or are correct? इंटरनेशनल ट्रेड के रेफरेंस में आपको बताना है कौन सा सही है। इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट, तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट से कम है। दूसरा है इंडियाज़ इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है। थर्ड, इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। फोर्थ, इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है। तो इन 4 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो देखिए आंसर है डी 134। सेकेंड इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ इंडियाज़ इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, तो ये सही नहीं है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। According to Economic Survey 2021-22, India's merchandise exports during 2020-21 were $291.81 billion as compared to $394.44 billion of imports during 2020-21. Hence statement 1 जो है वो करेक्ट है। इंडिया का जो इम्पोर्ट है आयरन एंड स्टील और केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी, ये इंक्रीज़ हुआ है ना कि डिक्रीज़ हुआ है। बाकी बात करें अगर सर्विसेज की, तो द इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 2020-21 ये $206.1 बिलियन था एज़ कम्पेयर टू $117.5 बिलियन। सो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट एवरेज्ड 2.2% of GDP in the last 10 years. Continuity of higher merchandise trade deficit is the main reason behind this. However, as per the Economic Survey 21-22, India's current account balance witnessed a surplus of $23.9 billion in 2020-21. But again, फिर ये flip कर गया, deficit में गया of $3.1 billion in the first half of 21-22 due to sharp increase in merchandise trade deficit. तो statement 4 भी correct हो जाता है। हालांकि UPSC ने अपने क्वेश्चन पेपर में ऑफिशियल आंसर की में इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था, बिकॉज देखिए बहुत ही ना क्या बोलते हैं इसको, कोर एरिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत आपने इसको स्टेटमेंट्स को पढ़ा होगा तो याद कर सकते, बट एग्जैक्ट आपको टर्म्स याद नहीं रहते हैं कभी कभी, तो इनमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कल हम एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ रहे थे उसमें दृष्टि करंट अफेयर्स में, तो वो स्टेटमेंट्स हमको याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको कल बोला था कि हाँ इसको आप ट्रेंड में देखिए ना, सेकंड बन गया है जो एल्यूमिनियम में प्रोडक्शन में, तो क्या होता है वो इसी तरीके के स्टेटमेंट्स में वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के जो भी स्टेटमेंट्स हैं इंडिविजुअली भी आपको अगर जितना याद रख सकते हैं आप उनको रिकॉल करते रहिए।
कि किस किस में प्रोडक्शन में कितना है, अपनी एक लिस्ट मेंटेन कर लीजिए, या तो ये अलग से आप कर सकते हैं कि मिनरल्स की है, इन सब की लिस्ट एक मेंटेन कर सकते हैं। तो कैसे भी करके उसको आप अपने रिकॉल में रखिए। क्या होता है जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो एलिमिनेशन आप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट रिविजन। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। इन 2011-12 द डेटा ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ इंडिया रीच्ड एट अबाउट, तो 2011-12 में डेटा जो पहुंचा था, इसका आंसर देखिए नहीं दे रहे, एंड आई डोंट थिंक हमें ये अभी डिस्कस करने की ज़रूरत है, हम लेटेस्ट डेटा वाले ही देख सकते हैं कि इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो ग्रो किया है 34.50 एंड 47.80, 34.50 एक्सपोर्ट्स एंड 47.80 इंपोर्ट 21-22 में, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग 11-12 द वैल्यू ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड वाज मोर देन, अगेन ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियाज ट्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशो? India's trade GDP ratio has been more than 50% since 2000. India's trade GDP ratio was minimum in 2007. India's trade GDP ratio was 46.02 in 19, and India's trade GDP ratio in 19 was less than 18 by nearly 3.4%. देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको आप समझिए ज़बरदस्ती टिपिकल बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर को इस तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। सो इसका आंसर भी 2016 का ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली अभी चेंजेस हुए हैं इसलिए इसका आंसर स्टार में दिया हुआ है। सो हम लेटेस्ट अगर देखें, देखिए ट्रेड टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, ये एक इंडिकेटर होता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का इन एन इकोनॉमी इन अ कंट्री। एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा सिंस ईयर 2000 ट्रेड टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया वो 50% से ज़्यादा रहा है। सिर्फ इन्होंने जो स्टेटमेंट में दिया वो ये है कि स्टेडीली रहा है, बट ये रहा है 2008, 11, 12 और 13 में, इन 4 सालों में। 2001 में ये 25.99 था, 25.99, जबकि 2007 में ये 45.69 था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सेकंड भी गलत हो जाता है कि 7 में सबसे कम था। ये सबसे कम था 1970 में at 7.66%. India's trade to GDP ratio was 39.4 in 2019, जो कि which was less than 43.6% in 2018. और ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया का ट्रेड रेशियो 46.02 था, तो ये भी गलत हो जाता है। इट स्टूड एट 37.9% इन 2020। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस एक भी सही नहीं है। सो अगर नहीं समझ आ रहा है, बहुत दिमाग इसमें 4-5-10 मिनट लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले सारे कर लो, उसके बाद आराम से वापस आओ। अगर डेटास पता है तो सोचो, उसके बाद कोई भी डेटा पता है, एलिमिनेशन जितना हो पा रहा है कीजिए। अगर फिर भी फंस रहे हैं, चारों ऑप्शंस में से एक भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, देन स्किप द क्वेश्चन, डू नॉट अटेम्प्ट सच क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो ये चांसेस होते हैं गलत होने के और ये आपका नेगेटिव मार्किंग लेके जाएगा। तो पहली बार में तो इस क्वेश्चन को अगर पता है सिर्फ तभी करना है, और नहीं पता है तो छोड़ते जाइए। लास्ट सीक्वेंस के लिए इसको रखिए, जहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लगता है, जो हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ इसको रखिए और उसके बाद ऐसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए कि इसमें से आप उसके बिना भी क्या एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अगर कुछ एलिमिनेशन हो पा रही है, आपको समझ आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है और आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो अकॉर्डिंगली जो भी आप लोग अपनी डिटेलिंग करके जाते हैं सब सफिशिएंट लग रहा है, तो फिर मत इसके साथ जाइएगा। ठीक है। India's total merchandise trade as a percentage of GDP has increased from 29.5 in 4-5 to what percentage in 11-12? Sorry, 12-13. तो ये था 40.6. सो क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से ये आंसर था। अभी वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से देखें तो इंडिया का जो टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, ये रिपोर्ट किया गया है 28.2% एंड 24.4% इन द ईयर 2019-20 रिस्पेक्टिवली। The combined share of exports and imports of goods was 14.2% of GDP in 1990 and 91. In the year 2011-12, this share became almost 3 times of 1990-91. The exports of goods and services from India as a percentage of India's GDP in 2010-11 was
तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो था वो कितना था, 22% था. Export of goods and services from India as a percentage of India's GDP in 10-11 was about 22%. According to the World Bank data, the exports of goods and services from India as a percentage of GDP ये था 18.66% and import of goods and services as a percentage of GDP ये था 19.21%. In 1950, India's share in global export was 1.85%, but today it is. तो 1950 में ये 1.85 था. अभी क्वेश्चन 98 का है तो ये था 0.060%. और वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिव्यू 2021 के हिसाब से, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करता है, इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में वो है 1.6% इन द ईयर 2020, 1.7 in 2019. India's rank in the world exports and imports of merchandise trade ये थी 21 and 14 respectively in the year 2020. ठीक है. अब ये सब देखिए करंट के ही क्वेश्चन है, बिना मतलब इसका एक्सप्लेनेशन पूरा सब कुछ करने का आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वैल्यू. विल सी कि जहाँ वैल्यू है वहाँ हम देख लेंगे, बट बाकी हम करंट जो डिस्कस करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें कवर होनी ही हैं. तो इकोनॉमिक्स का जो डेटा जो हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं उसमें इस सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहेंगी और इसी टाइम की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी जनरली. ठीक है. अगर कोई हाई डिप्स या लोज होते हैं तो ही क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से बनेगा, अदरवाइज इसमें करंट का क्वेश्चन ही क्रिएट होगा. ऑलराइट. व्हाट वाज द शेयर ऑफ इंडियाज़ टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट इन द ईयर 2013? तो ये था 1.7%. व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडियन कमर्शियल सर्विसेज इन द वर्ल्ड इन 2014? 8th रैंक थी उस समय. अभी देखें तो इंडिया रिमेंड अमंग द टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर्स. अभी की 21-22 के सर्वे की बात करें तो इंडिया जो था वो टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर्स में से एक था. विद इट शेयर इन वर्ल्ड कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 3.4% in 19. ठीक है, ये सब रहने देते हैं. अब देखते हैं विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड. लार्जेस्ट शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड 2013 का ये क्वेश्चन है. उस समय चाइना था. 2020 का अगर हम देखें तो टॉप 5 इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड में अगर हम देखें 2020 में तो टॉप 5 रहे हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी, नीदरलैंड, जापान. ठीक है. इनका शेयर क्या है, टॉप 5 का हम बात कर रहे हैं, जिसमें चाइना 14.7 है. तो ये यहाँ से आने में ऑलमोस्ट इसको दुगने के आसपास, दुगने से थोड़ा कम लगेगा. ठीक है. तो चाइना सबसे टॉप पर है 14.7 और ये एक्सपोर्टर में है. और इम्पोर्टर में है यूएसए टॉप पर है 13.5, देन चाइना सेकंड पर है. बाकी जर्मनी, यूके और जापान ये जो है इम्पोर्टर में है और एक्सपोर्टर में चाइना, यूएसए, जर्मनी, नीदरलैंड और जापान. वर्ल्ड सर्विसेज ट्रेड 2020 की बात करें अगर तो यूएसए, यूके, जर्मनी, चाइना, आयरलैंड. यूएसए इम्पोर्टर में यूएसए, चाइना, जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस. ऑलराइट. नेक्स्ट. Which of the following regions has emerged as the largest international trade partner, export and import of India in 2008-2009? तो देखिए उस समय जो था वो एशिया और आशियन नेशंस थे. 2021-22 में as per the question period and at present Asia is the largest international trade partner of India. और अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 21-22 डायरेक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया बाय रीजन्स इज एज फॉलोज. एशिया जो है इम्पोर्ट में 62.8 और एक्सपोर्ट में 45.1. तो सबसे बड़ा अभी भी एशिया ही है. फिर आसियान नेशन, फिर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, देन यूरोप, यूरोपियन यूनियन, आसियान नेशंस, ये सब आ जाएंगे. Which of the following regions of the world supplies the maximum of our imported commodities in terms of rupee or value? In terms of rupee value. तो ये बोल रहे हैं which of the following regions of the world supplies the maximum of our imported commodities? तो कहाँ भेजते हैं सबसे ज़्यादा? एशिया एंड ओशियानिया में. Which of the following regions had largest share of India's import in 2009-10 against Asia and ASEAN? More than 50% of the India's import comes from 50% से ज़्यादा इम्पोर्ट कहाँ से आता है? एशियन कंट्रीज से ही आता है. With which of the following groups of countries India has the largest import trade?
लार्जेस्ट इम्पोर्ट ट्रेड है इंडिया का ओपेक कंट्री से. एज पर द क्वेश्चन पीरियड इंडिया का मैक्सिमम इम्पोर्ट ट्रेड जो था वो ओपेक से था. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 21-22 इंडिया हैज़ अ 61.2% import share with Asia, and out of which 27.4% is held by Northeast Asia. In 2011, which two countries accounted for the largest share percent in India's total trade with the rest of the world? तो ये थे चाइना और यूएई 2011 में. As per the data of 21-22, इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो हैं वो अब हैं यूएसए, चाइना, यूएई. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो यूएसए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 1920? टॉप ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए है. इंडिया हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड विद. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड किसके साथ इंडिया कर रहा है? यूएसए के साथ. At present, which country of the following is the largest partner of India in total international trade? तो ये है चाइना. At present, which country of the following is the largest partner of India in total international trade? तो that is China. As per the question period, as well as in 2021, चाइना जो था वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, बट 21-22 में यूएसए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था. तो अभी की अगर आप बात करेंगे तो यूएसए, देन चाइना, देन यूएई. अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया ट्रेड बैलेंस सरप्लस इज मैक्सिमम विद विच कंट्री? इंडिया का ट्रेड बैलेंस सरप्लस सबसे ज़्यादा किसके साथ है? यूएसए के साथ है. यूएसए इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विद होम इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस. As per Economic Survey 21-22, India has a trade balance surplus of $22.75 billion with USA in 2020-21. As per the USA government's data, the trade gap between the country has increased to $33.13 billion in 2021 from $24.12 billion in 2020. ठीक है. और इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस डेफिसिट है वो मैक्सिमम है चाइना के साथ. With which of the following nations India's trade on current account is more in the foreign trade balance? So India's trade on current account is more किसके साथ है? ये यूएसए के साथ. अब ये 2004 का क्वेश्चन है, देखिए. और इंडिया का अभी भी देखें तो ट्रेड ऑन करंट अकाउंट जो है वो लार्जेस्ट यूएसए के साथ ही है. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट कम्स फ्रॉम. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट कहाँ से आता है? चाइना से. As per the question period as well as at present, China has the largest in total imports of India. According to Economic Survey, the top three sources of India's imports in terms of value and their percentage share in India's total merchandise imports are as follows. 2021 का हम देखें अगर तो चाइना, यूएसए और यूएई 16.5, 7.3, 6.8. Which of the following countries is the largest source in India's total import? China. Consider the following statements. The value of Indo-Sri Lanka trade had consistently increased in the last decade. तो ये बोल रहे हैं कि जो वैल्यू है इंडिया श्रीलंका ट्रेड की ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है लास्ट डिकेड में. टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. In the last 5 years, Nepal has been largest trading partner of India in South Asia. ठीक है. So आपका इसमें आंसर है 2 ओनली. देखिए जो वैल्यू है इंडो श्रीलंका ट्रेड की, इट हैज़ सीन अप्स एंड डाउन्स. अब इन्होंने क्या बोला है? कंसिस्टेंटली इंक्रीज. तो ये बोल रहे हैं कि इट हैज़ सीन अप्स एंड डाउन्स इन द लास्ट डेकेड. $3.02 बिलियन थी 2010 में, फिर $4.88 बिलियन होती है 2011 में, उसके बाद कम हो जाती है, फिर बढ़ रही है. तो ये अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं. दस द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हुआ है. स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया. ठीक है. तो
बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया, नेपाल नहीं है. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022, इंडियाज एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश इन 2021 stood at $9.69 billion and imports during the same period was $1.09 billion. Hence statement second जो है इसमें बेसिकली थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 30% ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. तो ये सही है. नेक्स्ट देखते हैं. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. यूएसए री इमर्ज्ड एज इंडिया सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स इन द अर्ली 90s while Soviet Union India gradually began to rely on the reasoning है. With swift political development in the erstwhile Soviet Union, India gradually began to rely on USA for its defense requirements. देखिए इसमें A सही है, R is false as per the question period. सिर्फ assertion ही सही है. ऑप्शन C इसका आंसर होगा. एट प्रेजेंट चाइना लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट है इंडिया के लिए. ठीक है, तो पहला भी गलत हो जाएगा अगर आज के टाइम में देखेंगे तो. एंड इंडिया स्टिल मच रिलाई ऑन रशिया फॉर इट्स डिफेंस रिक्वायरमेंट एज पर द सिप्री रिपोर्ट ऑफ मार्च 2022. ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2021. Major arms supplier countries to India during the year 17 to 21 were Russia, France and USA. ठीक है, तो रशिया, फ्रांस और USA. The largest part of India's export in value goes to United States of America. Largest part जो इंडिया के एक्सपोर्ट का है इन वैल्यू वो जाएगा वो है USA के साथ. सो एज पर द क्वेश्चन पीरियड ये करेक्ट आंसर था C UAE. अभी की बात करें तो USA जो है वो लार्जेस्ट पार्टनर है. इन द ईयर 2009-10 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. देखिए सिमिलर क्वेश्चंस हैं, है ना. आपको लग रहा हो कि मैं जल्दी जाए, सिमिलर क्वेश्चंस हैं. हम सारा का सारा ये पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स में, इसलिए ये डेटा पढ़ के अपना दिमाग एग्जॉस्ट नहीं करना है. मैं सिर्फ इसलिए एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ रही हूँ बिकॉज आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है. बट फ्रैंकली स्पीकिंग इन क्वेश्चंस का आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं. पहले भी मैंने बोला है PYQ से आपको एक आइडिया मिलता है आ कैसे रहे हैं, बट आपको इसके बारे में जो गेन करना है वो आपको करंट अफेयर्स से ही मिलने वाला है. तो वहाँ हम पॉइंट्स देखेंगे ध्यान से. अभी जो है इनको हम फटाफट लेके निकल रहे हैं बिकॉज यहाँ जो डेटा भी है वो 21-22 का भी है. तो अभी हम 23-24 वाला जो डेटा है अभी तक का, सितंबर तक का डेटा यहाँ पर है, वो मिल जाएगा हमको. ठीक है, तो हम उसके साथ करेंगे. सो फिलहाल हम इसको बस देख के निकल रहे हैं. जो डेटा ड्रिवन है, जो स्टैटिक है, उस पर हम ध्यान देंगे. ठीक है, तो 2009-10 में जो कंट्रीज़ हैं विच अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया वो थे UAE. इन इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट्स द शेयर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये 20% था. अब ये 2002 का क्वेश्चन है. 2021 में अगर हम देखें तो 17.7% है. एंड इट इज़ एस्टिमेटेड एट 18.4% ऑफ द ईयर 21-22. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन इंडिया. क्वेश्चन कब का है? ये 2016 का क्वेश्चन है. So India's trade balance remained negative for the entire period from 49-50 to 15-16 except 2 years. तो नेगेटिव ही रहा है सिर्फ 2 साल छोड़ के, 72, 72-73 एंड 76-77 जब वो पॉजिटिव था. ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स. अब ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव रहा है 49-50 से लेके 15-16 तक. ये 16 में क्वेश्चन पूछा है. एक्सेप्ट 2 ईयर्स, 72-73 का जो फाइनेंशियल ईयर था और 76-77. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ट्रेड बैलेंस फेवरेबल टू इंडिया. तो ये हमने देख लिया, B इसका आंसर है. तो ये आप याद रखिएगा. ये डेटा ये जो है ये स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखना है आपको. ठीक है. Assertion reasoning question. India का trade deficit after reaching the highest level in the year 2012-13 registered continuous decline since 13-14. There was a general decline in both POL and non-POL deficit since 2013-14. तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा A. दोनों ही इसके assertion reasoning सही हैं और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है. Which of the following included in balance of trade. Balance of trade में क्या क्या आ जाता है? Goods, services, transfer of payment, या सभी. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स आते हैं. बैलेंस ऑफ, ये अब स्टैटिक है, इसको भी ध्यान दीजिए. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स.
ठीक है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है? तो किसका इम्पोर्ट होता है? गुड्स का in a given period of time. Balance of trade is said to be in balance when export of goods are equal to import of goods. Surplus balance of trade or trade surplus will arise if country exports more goods than what it imports. तो जो हम किसको बोलेंगे? सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड हम कब बोलेंगे? जब एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट हमारा कम होगा. जबकि डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड कब बोला जाएगा? जब हमारा इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा. सो ट्रेड बैलेंस क्या होता है? इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स. जबकि करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो होते हैं ये विजिबल नॉन विजिबल दोनों आइटम्स इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट, नेट इम्पोर्ट्स इक्वल्स टू, नेट इम्पोर्ट्स क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को हम बोलते हैं. एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज द नेट इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज इक्वल टू नेट इम्पोर्ट्स. ठीक है. The net import is the difference between the monetary value of a nation's total exports and the imports over a certain period of time. The value of nation's total export of goods and services minus the value of all goods and services it imports equal it net exports. A nation that has a positive net export enjoy a trade surplus, जबकि negative import होता है तो trade deficit होता है. The payment of foreign trade is related with, so payment of foreign trade जो होता है वो balance of payment से related होता है. Balance of payments can't be related alone with the merit of imports or the merit of exports, while the multiplier of foreign trade defines the amount by which the national income of a country will be raised by a unit increase in exports. तो जो balance of payment है, it is an account of international transaction in which the foreign trade is included of any country for a specific period of time. Normally 1 साल का time इसमें होता है, एक financial year इसमें लेते हैं. The term balance of payment is used in relation to the following. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में यूज़ होता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में. ठीक है. इसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं. करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, जबकि कैपिटल अकाउंट जो होता है वो रिकॉर्ड रखता है जितने भी इंटरनेशनल परचेजेस हैं, असेट्स जो आपने बेचे हैं जैसे मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सब करंट अकाउंट में आते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है? ऑल द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ये आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफाइंड एज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, बोरोइंग्स, ऑल ऑफ दिस. तो सब आ जाता है इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में. ठीक है. जो भी आपका कैपिटल अकाउंट है और जो आपका करंट अकाउंट है दोनों आ रहे हैं. सो इट इंक्लूड्स ऑल थ्री, विजिबल, इनविजिबल एंड बोरोइंग्स. विजिबल आइटम में क्या आएगा? मटेरियल गुड्स, जो कि देखे जा सकते हैं, छुए जा सकते हैं, काउंट किया जा सकता है, वेट किया जा सकता है, और जिनको ड्यूली रिकॉर्ड किया जाता है कस्टम बैरियर्स पे. ठीक है, कि भाई क्या क्या सामान है, निकालो, गिनवाओ, वेट करो. ये कोई भी चीज़ जो आप छू देख सकते हो, जो महसूस कर सकते हो, विजिबल आइटम्स में आ गए. इनविजिबल आइटम्स में क्या होगा? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज आप जो दे रहे हो, ट्रांसफ़र पेमेंट्स कर रहे हो, और बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आर रिकॉर्डेड अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट. जबकि कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स को रिप्रेजेंट करता है. विद द रेफरेंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट और कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट अकाउंट? बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स इसमें दिखाते हैं. फॉरेन एसेट्स जो हैं वो और स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसमें नहीं है. सो ट्रांजेक्शन्स अंडर द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर क्लासिफाइड इनटू विजिबल एंड इनविजिबल. डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. इनविजिबल ट्रांजेक्शन्स में आ जाएंगे द ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स. हैंस बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स ये करंट अकाउंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है. Next, given below are two statements, one labeled as assertion, another as reason. Assertion बोल रहा है when the payments made by a country exceeds its receipt from the trade of goods, services, transfer and net income is called the current account deficit. ठीक है. करंट अकाउंट रीज़न ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है when a country exports more goods, सर्विसेज एंड कैपिटल. देखिए रीज़न गलत है, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा उस केस में. सो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स अ नेशंस ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली नेट ट्रेड में, और जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट, जो भी अर्निंग्स होती हैं क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट में, या उसका जो नेट ट्रांसफ़र है उसके ऊपर ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, एंड सच एज अ ईयर और अ क्वार्टर व्हेन द पेमेंट मेड बाय अ कंट्री एक्सीड्स इट्स रिसीट फ्रॉम द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेट इनकम, इसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं.
करंट अकाउंट डेफिसिट अकर्स व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सपोर्ट। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? तो अब तो ईजी हो गया, डेफिसिट कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ टोटल imports over total exports during the year. The category or categories of agricultural commodities exported from India is or are. Agricultural commodity की category क्या होगी? Traditional export item, non-traditional item with uncertainty, non-traditional item with good prospects. तो देखिए ये तीनों में ही फॉल करते हैं। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम्स मतलब कि जैसे कैश्यू नट्स, शेल्ड नट्स, कॉफ़ी, टी, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कैस्टर ऑयल, रॉ कॉटन, शुगर, टबैको, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, ये आ जाते हैं ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम्स में जो हम ट्रेडिशनली दे रहे हैं। नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स जिनकी अनसर्टेनिटी भी है, जैसे कि रॉ वुड, रॉ जूट, गम्स, रेजिन्स, लैक, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वेजिटेबल ऑयल्स, इसमें कैस्टर ऑयल नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल में कैस्टर ऑयल नहीं आता है। नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स विद गुड प्रॉस्पेक्ट्स, मीट, मीट प्रिपरेशन, फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स, processed fruits and juices, processed vegetables, wheat, rice, HPS groundnut, shellac, oil meals, sesame and niger seeds। तो तीनों ही आ जाते हैं, तीनों ही कैटेगरी हैं। The quantity of imported edible oils is more than domestic production of edible oils in the last 5 years। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल का जो क्वांटिटी है वो जितना हमने उगाया है, प्रोड्यूस किया है, उससे ज़्यादा रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑयल डिप्लोमेसी भी चली है, आपने सुना ही होगा। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस, ये सही नहीं है। देखिए, from the above table it is clear that the quantity of imported edible oil is more than the domestic sources। ठीक है, तो ज़्यादा ही रहा है, और अब तो बहुत ज़्यादा ही, देखिए फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा राइज हुआ है ये। So according to ICRA, the India occupies prominent position in the world oilseed industry with a contribution of around 10% in the worldwide production, but demand जो है edible oil की, वो जो कि extract किया जाता है oil seed से in addition to palm oil, ये significantly high हुई है domestic production के comparison में, leading to dependence on imports। In order to harmonize the interest of farmers, processors and consumers, and at the same time regulate the large import of edible oils to extent possible, the import duty structure and on edible oil is reviewed from time to time। At present, the government has been reducing custom duties on imported edible oils to cool down the domestic prices। तो statement 2 जो है वो सही है। Among the following commodities imported by India during the year 2000-2001, which one was the highest in terms of rupee or value? Edible oil, fertilizer, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और पर्ल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। देखिए 2003 का क्वेश्चन है, उस समय पर्ल्स, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी। अभी अगर देखें तो 1,08,933 एंड 1 लाख, देखिए अभी अगर देखें तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, केमिकल कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की। सबसे कम फर्टिलाइज़र्स में है, फिर एडिबल ऑयल है, और पर्ल तो खैर इससे सेकेंड नंबर पे है ही। तो ये 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। थोड़ा सा बोरिंग सेशन था बिकॉज बहुत डेटाज थे इसमें, बट जहाँ स्टैटिक आ रहा है वहाँ हमको समझ आ रहा है। डेटा तो जैसे कि फिर मैं बोलूँगी कि हम करंट से ही पढ़ेंगे, बार बार हम इतने डेटाज को अपने दिमाग में नहीं भरेंगे जिससे कि हम सैचुरेट हो जाए। जब फाइनल डेटा आए तो वो जाए ही ना। ठीक है, तो फाइनल डेटाज हम देखेंगे। अभी आप क्वेश्चन देखते जाइए कैसे आ रहे हैं। जैसे ही अगर इस तरीके का कोई भी डेटा आप कहीं भी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में रैंडमली भी कहीं पढ़ रहे हो, तो भी आपके दिमाग में आ जाए, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। सारी प्लेलिस्ट आप चेक करें, कंटिन्यूसली डाली जा रही है। करंट अफेयर स्टार्ट किया है, आप उसको फॉलो कीजिए। मॉर्निंग में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।